हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, एक और प्यारी सी कमेंट करना। चलिए बिना देरी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है आपकी ईसीटी। ईसीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करने होंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ईसीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेना। प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, ईसीटी का प्राइमरी इंडिकेशन क्या है, मतलब ईसीटी को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे पेशेंट को अपन ईसीटी दे सकते हैं। सीवियर या मेजर डिप्रेशन आपका राइट आंसर होगा। यू वेव प्रोमिनेंट सीन इन, अगर यू वेव प्रोमिनेंट हो रही हैं तो वो किसके अंदर दिखेगी, सीन इन हाइपोकैलेमिया के पेशेंट को। हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में यू वेव प्रोमिनेंट दिखेगी। राइट आंसर आपका होगा हाइपोकैलेमिया। ईसीजी पूरी की पूरी एक बार रीड आउट कर लेना एग्जाम से पहले। ईसीजी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जो भी आपकी वेव्स है, पी वेव होगी, यू वेव होगी, आर वेव होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, सारे के सारे उनमें देखने जाएगा क्या प्रोमिनेंट हो गई है। टी वेव अगर प्रोट्रूजन होगी तो कौन सी कंडीशन अगर होगी, सारे के सारे देख के जाना है। यू वेव प्रोमिनेंट सीन इन हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलती हैं। सर्वाइकल डायलेशन सीन इन विच कंडीशन, सर्वाइकल डायलेशन सभी को पता है कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, तो लेबर की फर्स्ट स्टेज जो सर्वाइकल स्टेज के नाम से जानी जाती हैं। लेबर की फर्स्ट स्टेज 10 सेंटीमीटर तक वहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन होता है। दैट इज कंडीशन है सर्वाइकल डायलेशन। उस कंडीशन में फर्स्ट स्टेज की लेबर अगर होगी तो ध्यान रखना, लेबर की फर्स्ट स्टेज पूछा गया है तो लेबर भी पूरा का पूरा पढ़ के जाना। लेबर पूरा का पूरा पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी सर्वाइकल स्टेज होगी, सेकेंड स्टेज होगी आपकी पुशिंग स्टेज होगी, या अपन बोल सकते हैं पुशिंग स्टेज, या लेबर की सेकेंड स्टेज कौन सी है, पुशिंग स्टेज, या अपन बोल सकते हैं कि फिटस डिलीवर हो रहा है। थर्ड स्टेज आपकी हो गई प्लेसेंटा डिलीवरी की हो गई, और फोर्थ स्टेज आपकी अपन बोल सकते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन स्टेज। मेनली 3 होती हैं और फोर्थ होती हैं आपकी ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो कंडीशन आया था, क्वेश्चन आया था, सर्वाइकल डायलेशन सीन इन विच कंडीशन। सर्वाइकल डायलेशन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो लेबर की फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, या सर्वाइकल स्टेज में देखने को मिलता है। ये देखो, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन प्री इक्लेम्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री इक्लेम्सिया से एक और क्वेश्चन आ गया है। प्री इक्लेम्सिया की डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था, प्री इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, और एक और क्वेश्चन आया था, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ड्रग ऑफ चॉइस का नाम बताएं, तो आपके जैसे लेबेटालोल हो गया, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। लेकिन प्री इक्लेम्सिया में आपकी MgSO4 होगी, वो कन्वल्जन्स को भी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। इसलिए इक्लेम्सिया की भी ड्रग ऑफ चॉइस अपन बोल सकते हैं कि MgSO4 हैं। ड्रग ऑफ चॉइस ना बोल के, लेकिन हाँ इक्लेम्स, क्योंकि प्री इक्लेम्सिया हो रही हैं तो प्री इक्लेम्सिया आगे कोज ना हो इक्लेम्सिया में, तभी तो MgSO4 दी जाती है, तो दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी MgSO4। ध्यान रखना, क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है। प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन प्री इक्लेम्सिया MgSO4। एक और सॉल्यूशन जो सबसे पहले मैंने पेपर सॉल्यूशन डीएसएसबी का कराया था, उसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके डीएसएसबी पेपर सॉल्यूशन और डीएसएसबी की स्पेशल क्लासेस की वीडियो को जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इफ़ बेबी बर्थ वेट इज़ 3 kg, अगर बेबी का बर्थ वेट 3 kg है, इन विच 1 year ऑफ एज द बेबी वेट इज़ कितना होगा, 9 kg। कैसे होगा, देखो अगर बर्थ वेट कितना है 3 kg है, बर्थ वेट जब बच्चा जन्मा है, डिलीवरी हुआ है, तो उसका बर्थ वेट कितना होगा 3 kg है, तो वो 1 ईयर में कितना होगा, उसके 3 गुना होगा या 3 टाइम्स होगा, तो 3 3 का 9 हो गया, आपके 9 kg। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, 9 kg आपका राइट आंसर होगा। इफ बेबी बर्थ वेट इज 3 kg इन विच 1 year ऑफ एज द बेबी वेट इज 9 kg। ऑल एथिक्स आर इम्पोर्टेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने एथिक में पूरा डिस्कस किया है, तो उस वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर देखना। एथिक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने समझाया है। देखो जैसे एथिक्स हो गया, वेरासिटी हो गया, फिडेलिटी हो गया, आपका अकाउंटेबिलिटी हो गया,
अकाउंटेबिलिटी को भी अपन बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तो सारे एथिक्स इंपॉर्टेंट है। वेरासिटी से पूछा गया था क्वेश्चन, तो वेरासिटी को भी मैंने पहले वाले वीडियो पेपर सॉल्यूशन में आराम से डिस्कस किया, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ये क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, इफ द ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड विद एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसी, PIH हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल एंटी हाइपरटेंसिव कर रही हैं, विच ड्रग्स आर यूज्ड, कौन सी ड्रग्स होगी आपकी फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर लाबेटालोल, अभी मैंने बताया था लाबेटालोल इज कॉमनली यूज्ड, और मिथाइल डोपा इज अनदर ऑप्शन। अगर लाबेटालोल ना देखने को मिलेगा, PIH की ड्रग ऑफ चॉइस अपन बोल सकते हैं लाबेटालोल होगी आपकी, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। लाबेटालोल ना मिल के आपकी मिथाइल डोपा ऑप्शन में मिले तो राइट आंसर होगा। बट इन केसेस ऑफ प्री इक्लेम्सिया, लेकिन प्री इक्लेम्सिया के केस में और इक्लेम्सिया के केस में MgSO4 इज प्रीफर्ड फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंटिंग सीजर्स। देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि PIH की कंडीशन हो रही है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो अपन कौन सी ड्रग प्रिफर करेंगे, लाबेटालोल और मिथाइल डोपा। देन अगर कंडीशन प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया की हैं तो उसमें अपन MgSO4 को प्रीफर करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ से सीजर्स को भी प्रिवेंट किया जा सके और ब्लड प्रेशर को भी प्रिवेंट किया जा सके। समझ में आ गया? आराम से पूरा एक एक पॉइंट को अपन आराम से समझिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जनरल नॉलेज के भी अपन बात करेंगे, और नॉन नर्सिंग की भी तो अपन साथ साथ में हो जाएगी ना, करंट अफेयर्स वगैरह उनकी भी अपन बात करेंगे। और जो रीजनिंग्स और मैथ हैं उनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, उनसे मतलब हट के कुछ नहीं आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देख के जाना, बस वही आएगा। What is the expected weight of a 1 year old child if the birth weight was 3 kg? ये बताया गया है कि what is expected weight of 1 year पे कितना होगा, और बर्थ वेट अगर 3 kg हैं, तो मैंने उस मतलब ये पहले वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया है। ए चाइल्ड्स वेट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल बाय द एज ऑफ 1 ईयर पे उसका वेट कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बर्थ वेट के 1 ईयर के बाद में उसका वेट ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 kg होगा तो 1 ईयर पे उसका ट्रिपल हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, इसलिए 9 kg आ गया। बर्थ वेट इज ट्रिपल बाय द एज ऑफ 1 ईयर, देयरफॉर इफ द बर्थ वेट वाज 3 kg, अगर 3 kg है बर्थ वेट, द एक्सपेक्टेड वेट एट 1 ईयर ऑफ वुड बी 9 kg। इजली अभी मैंने बताया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरासिटी इन एथिक्स, ऐसे मैंने एथिक्स को यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है। पहले वाले वीडियो में पूरे एथिक्स को शानदार तरीके से बताया है, जो वीडियो को ज़रूर देखना। एथिक्स, वेरासिटी का मतलब होता है, इन एथिक्स के अंदर वेरासिटी प्रीफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। डायरेक्ट मतलब होता है, आपके ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा टेलिंग द ट्रूथ। इट इज़ एसोसिएटेड विद होनेस्टी और एंड इंटीग्रिटी, और वो किसके साथ में होते हैं, होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ में होते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेडिंग ऑफ 6 mm एडिमा, 6 mm एडिमा देखने को मिल रहा है तो उसकी ग्रेडिंग क्या होगी। अगर 6 mm का एडिमा है तो उसकी ग्रेडिंग क्या होगी, कौन सा ग्रेड होगा या कौन सी स्टेज होगी। ए 6 mm एडिमा इज़ टाइपिकली क्लासिफाइड एज ग्रेड 3 एडिमा। एडिमा को भी मैंने पहले वाले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, तो सारी की सारी ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ के जानना, वीडियो को ज़रूर देखना। इस 6 mm एडिमा इज़ टाइपिकली क्लासिफाइड एज ग्रेड 3 हो गया। व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ वॉरफेरिन, द एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन इज़ विटामिन के। वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के। व्हाट इज़ द प्रोसीजर यूज फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है, विपुल प्रोसीजर होता है, स्पेशली इन द हेड ऑफ पैनक्रियाज। अगर कैंसर कहाँ पे है, पैनक्रियाज के हेड में द विपुल प्रोसीजर किया जाता है। और पैनक्रियाटो ड्यूडेनल
टोमी की जाती हैं। इज़ यूज फॉर कैंसर ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियाज, क्योंकि वहाँ पे पूरे के पूरे पेनक्रियाज को हटाया जाता है, मतलब वहाँ से पेनक्रियाज के हेड को भी हटाया जाता है, तो उस कंडीशन को पेनक्रिएटोड्यूडेनोस्टोमी अपन बोल सकते हैं, या पैनक्रिएटिक ड्यूडेनेक्टोमी भी अपन बोलते हैं। हो गया। व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा कैलोरिक रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी ऐड की जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? द एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली 350 किलो कैलोरी पर डे एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन इट इज़ अराउंड 500 किलो कैलोरी। अगर डायरेक्ट इसका पूछ लिया जाए तो 300-350 किलो कैलोरी ऐड की जाती हैं। 350 अप्रोक्सीमेटली 350 किलो कैलोरी पर डे एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान इट इज़ अराउंड 500 किलो कैलोरी। देखो, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा कैलोरिक रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन का पूछा गया था, आपके एग्जाम में 350 का भी पूछा गया था, लेकिन ये पूछा जा सकता है बाद में। तो व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा कैलोरिक रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं 350 और लैक्टेशन के दौरान होती हैं 500 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट होती हैं फीमेल्स को। ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ इज वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग परफॉर्म्ड फॉर हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स लाइक पोलियो? हाउ इज वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग परफॉर्म फॉर हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स लाइक पोलियो। वैक्सीन्स के लिए हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स परफॉर्म की जाती हैं, क्यों की जाती है, कैसे परफॉर्म की जाती हैं? वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग इन्वॉल्व विद चेकिंग द कलर ऑफ द वायल। वायल का सबसे पहले उसका कलर चेक किया जाता है। इफ़ द इनसाइड कलर रिमेंस लाइट, अगर उसका अंदर का कलर लाइट है, और इफ़ द वायल कलर इज स्टिल इन द एक्सेप्टेबल रेंज, लाइट ब्लू और वाइट कलर की हैं, द वैक्सीन इज यूजेबल। और वैक्सीन क्या है? यूजेबल। वैक्सीन को यूज किया जा सकता है। इफ़ द कलर चेंजेज सिग्निफिकेंटली द वैक्सीन में नॉट बी इफेक्टिव एंड शुड नॉट बी यूज। ये बता रहा है कौन सी वैक्सीन को, हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होती हैं लाइक पोलियो के लिए, उसको वैक्सीन को कैसे यूज किया जाता है। अगर वैक्सीन इस तरह की दिख रही है तो उसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताया गया है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग इन्वॉल्व चेकिंग द कलर ऑफ द वायल। सबसे पहले अपन वैक्सीन देने से पहले उसकी वायल का कलर अपन चेक करेंगे। यहाँ पे बताया गया है इफ़ द इनसाइड कलर रिमेंस लाइट, अगर उसका अपन बोल सकते हैं इनसाइड का कलर है वो क्या है? लाइट कलर है। इनसाइड का कलर क्या है? ये देखो लाइट है। और इफ़ द वायल कलर इज स्टिल इन द एक्सेप्टेबल रेंज, लाइट ब्लू भी हैं, लाइट आपका ब्लू भी है, यहाँ पे लाइट ब्लू भी हैं, लाइट ब्लू और वाइट बोल सकते हैं। द वैक्सीन इज यूजेबल, ये वैक्सीन आपकी यूजेबल है। इफ़ द कलर चेंजेज सिग्निफिकेंटली, मतलब ये कलर चेंजेज हो रहे हैं हाथों हाथ, मतलब सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहे हैं। द वैक्सीन में नॉट बी इफेक्टिव, वो वैक्सीन क्या है? इफेक्टिव नहीं है। एंड शुड नॉट बी यूज, इसको यूज में नहीं लिया जाता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा क्वेश्चन। इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम 2024 की इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम क्या थी? तो ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। ओवर नर्सेज क्या है? ओवर फ्यूचर। द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर की इकोनॉमिक पावर है, इम्पोर्टेंट है। 12 मई को नर्सेज डे मनाया जाता है, पूछा भी जा सकता है, पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखना। द इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम 2024 की इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, अपनी खुद की नर्सेज अपना फ्यूचर है। द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर की इकोनॉमिक पावर है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना इसके। द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप कौन सी है? असेसमेंट है। ये आपके RRB, ESIC, CHO और एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप कौन सी है? सबसे पहली अपनी नर्सिंग प्रोसेस की असेसमेंट होती है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा इसमें लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज कौन सी होती हैं? सभी को पता है। जो सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो आपकी होगी
assessment process. Which period of age is considered as a pre-operation stage in Paget's theory? Which period of age, कौन से पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर कंसिडर किए जाते हैं इन पेजेट्स थ्योरी की प्री ऑपरेशन स्टेज में कौन से पीरियड ऑफ एज को कंसिडर किया जाता है? तो 2 to 7 ईयर्स। 2 to 7 ईयर्स किसकी स्टेज में आएंगे? वो प्री ऑपरेशन स्टेज में आएंगे पेजेट्स थ्योरी में। आरआरबी आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। उसमें अगर प्री ऑपरेशन स्टेज होगी तो वो आपकी एज पीरियड में होगी 2 to 7 ईयर्स। अगर विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर? विच नर्सिंग थ्योरिस्ट, कौन से नर्सिंग थ्योरिस्ट ने बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर? खुद की मतलब मोस्ट पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स अपनी सेल्फ केयर खुद परफॉर्म कर सकते हैं। ये किसने दी थी, कौन से थ्योरिस्ट ने दी थी? तो डोरोथिया ओरम ने दी थी। ये जीएमसी चंडीगढ़ 2019 में आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बनता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, अपन इसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर? टू डोरोथिया ओरम। इन्होंने एनवायरमेंटल की भी थ्योरी दी थी। ये पेजेट्स स्टेज का एक और क्वेश्चन आ गया। पेजेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द 7 to 11 ईयर ओल्ड इज द पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड होगा आपका। देखो पेजेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पेजेट स्टेज की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 7 to 11 ईयर ओल्ड इज द पीरियड ऑफ, वो पीरियड कौन क्या कहलाएगा? कंक्रीट ऑपरेशनल। और 2 to 7 पीरियड का भी मैंने बता दिया। तो 2 to 7 हो गया, 2 और 7 to 11 हो गया। दोनों को मैंने इजीली तरीके से बता दिया है। पेजेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द 7 to 11 ईयर ओल्ड इज द पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल। डीएसएस भी आपके 2019 में आया था, मतलब इससे पहले आपके 2024 से पहले ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार भी आ सकता है। द मेंस लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कोल्ड। द मेंस लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कोल्ड। द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कोल्ड। ये पारेस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी है, जो डीएसएस भी आपके 2019 में सेकेंड शिफ्ट में आया था, इंपॉर्टेंट है। द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी, द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? पार्स ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, इंपॉर्टेंट बनता है, आ सकता है। हु डेवलप्ड मोरल थ्योरी? मोरल थ्योरी को डेवलप किसने किया था? तो फिलिप पाइन ने ये डेवलप किया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डेवलप्ड मोरल थेरेपी? फिलिप पाइन। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय डोरोथिया ओरम्स ने दी थी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय डोरोथिया ओरम्स 2019 में एम्स में क्वेश्चन आया था। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय डोरोथिया ओरम्स या डी ओरम्स ने दी थी। इन विच ईयर इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ पब्लिश्ड द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया? इंडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स 2006 में अपन बोल सकते हैं, 2006 में आए थे आपके, 2006 में इंडिया के लिए एथिक्स आए थे नर्सेज के लिए। इन विच ईयर इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC हैज़ पब्लिश्ड द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया के लिए 2006 में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने डेवलप की है? तो एरिक H एरिक्सन ने, आपके DSSB में आया था प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? एरिक H एरिक्सन। इन वर्किंग विद द पेशेंट के साथ में वर्क करना, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज? कौन सा बेस्ट टाइम है जो टर्मिनेशन फेज को प्रिपेयर करता है? तब वर्किंग फेज में भी अपन टर्मिनेशन फेज को प्रिपेयर करते हैं। DSSB आपके 2015 में आया था क्वेश्चन,
तो वर्किंग फेज आ रही है तो उसके अंदर वर्किंग फेज को ही अपन प्रिपेयर करेंगे। हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर आपका वाटर हो गया, 1 लीटर वाटर हो गया, उसमें 1 लीटर वाटर है आपका H2O है, उसमें अपन साल्ट कितना ऐड करेंगे तो 9 ग्राम उसमें साल्ट ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन। और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा नॉर्मल सेलाइन, तो 9 ग्राम। द मेन इंट्रासेल्युलर केशन कौन सा होता है पोटेशियम। एम्स पटना 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। द मेन इंट्रासेल्युलर केशन इज पोटेशियम। विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस। फ्लूइड स्टेटस को सबसे बेस्ट असेसमेंट कैसे किया जाता है तो पेशेंट का डेली वेट चेक करके अपन पता करेंगे कि फ्लूइड स्टेटस उस पेशेंट का ठीक है। विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस। फ्लूइड स्टेटस को असेसमेंट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। डेली वेट नोट सेट 5th में आया था प्री 2023 आपकी प्री में क्वेश्चन आया था, इस और स्टेज सेकेंड में भी आया था। नॉर्मल पीएच रेंज सभी को पता है 7.35 से 7.45 होती हैं। आ सकता है क्वेश्चन, पीएच का भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, थोड़ी वैल्यू को इधर उधर करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इम्पोर्टेंट है सबसे। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट्स। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी कौन से पेशेंट में यूज की जाती हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है पेशेंट के अंदर, उसमें हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज की जाती है। एम्स रायपुर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट बनता है, आ सकता है कि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट्स। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी कौन से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है उनमें हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज की जाती है। ए पेशेंट इज़ गेटिंग IV फ्लूइड थ्रू पेरीफेरल कैनुला। एक पेशेंट है जिसको पेरीफेरल कैनुला के द्वारा IV फ्लूइड लगाया जा रहा है। सोज स्वेलिंग की कंडीशन, और सो क्या हो रहा है स्वेलिंग की कंडीशन अगर हो रही है, कूल हो रहा है वहाँ पे, एडिमा हो रहा है एंड डिक्रीज फ्लो रेट। द पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगा देख लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2022 में नॉट सेट में आया था आपका, स्विफ्ट फेस्ट में या अपन बोल सकते हैं प्री में आया था आपका। ए पेशेंट इज़ गेटिंग IV फ्लूइड। एक पेशेंट को क्या लगाया जा रहा है IV फ्लूइड लगाया जा रहा है पेरीफेरल कैनुला के द्वारा। सोज वहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे देख लो स्वेलिंग हो गई है, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, कंडीशन अकर हो रही है, कूलनेस की कंडीशन हो रही है, एडिमा हो गया एंड डिक्रीज फ्लो रेट, और फ्लो रेट आपकी क्या हो रही है डिक्रीज होगी। द पॉसिबल डायग्नोसिस का क्या होगा इनफिल्ट्रेशन हो गया है वहाँ पे। और ऐसा क्वेश्चन एक और आता है कि इन ए पेशेंट IV साइट सोज, IV साइट क्या हो रही है रेडनेस हो रही है। अभी देखते हैं इसको कैसे समझता है अपन, समझते हैं। ये आपकी IV साइट है ये आपकी IV साइट है, वहाँ पे क्या हो रहा है रेडनेस की कंडीशन अगर हो रही है, रेडनेस हीट भी लग रहा है, यहाँ पे देखो हीट, वहाँ पे कोल्ड था, हीट है, टेंडरनेस है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी जगह अपन बोल सकते हैं टच में टेंडरनेस की तरह दिखेगी, थोड़ी कड़क दिखेगी एंड पेन हो रहा है डिक्रीज फ्लो रेट, और फ्लो रेट क्या हो रही है डिक्रीज एज द क्लासिकल साइन ऑफ क्या हो रहा है फेलेबाइटिस। क्या कंडीशन अगर होगी फेलेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी वेन्स, और वो इनफिल्ट्रेशन था। द चॉइस ऑफ IV फ्लूइड इन बर्न पेशेंट के लिए चॉइस ऑफ IV फ्लूइड कौन सा होता है RL होता है, रिंगर लैक्टेट होता है, सभी को पता है, क्या पता कभी पूछ लिया जाए, इम्पोर्टेंट है। देखो द पोजीशन प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, आफ्टर कौन सी पोजीशन कर सकते हैं उसके बाद में टॉन्सिलेक्टोमी। रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स, टॉन्सिलेक्टोमी हो गई, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल दैट इज कॉल्ड एज टॉन्सिलेक्टोमी। उसके बाद में पेशेंट को कौन सी प्रोवाइड करते हैं फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, और ड्यूरिंग कौन सी पोजीशन करते हैं अपन रोज पोजीशन, मतलब टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान रोज पोजीशन दी जाती है, स्नीपिंग अपन बोल सकते हैं।
वाइल एग्जामिनिंग द एब्डोमन, जब एब्डोमन को एग्जामिन किया जाता है, द पेशेंट वुड प्लेस इन, कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा पेशेंट को, तो सुपाइन पोजीशन। जिपमेर पौंडचोरी आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो आ गया, ये देखो व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान रिकमेंडेड पोजीशन कौन सी होगी, रोज पोजीशन। ये क्वेश्चन एम्स ऋषिकेश में 2017 में आया था। पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग, पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्शन करते टाइम, नेजोगैस्ट्रिक इंसर्शन करते टाइम कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो हाई फॉलोअर्स आपकी पोजीशन दी जाएगी उस पेशेंट को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नेजोगैस्ट्रिक आप कर रहे हो, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, तब पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे, तो हाई फॉलोअर्स पोजीशन उस पेशेंट को दी जाएगी। पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, हाई फॉलोअर्स पोजीशन। द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, देखो आपकी ईटी के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी और एनजी के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी। एनजी के लिए आपकी हाई फॉलोअर होगी और ईटी ट्यूब अपन बोल सकते हैं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, तो अपन बोलते हैं ड्यूरिंग के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन, या अपन बोल सकते हैं स्नीपिंग पोजीशन। आरआरबी मुंबई 2015 में आ चुका है क्वेश्चन, क्या बता इस बार आपकी डीएसएसबी में पूछ लिया जाए। दोनों अपन ने डिस्कस कर लिए, एनजी ट्यूब हो गई और ईटी ट्यूब हो गई। एनजी ट्यूब के दौरान अपन हाई फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं और ईटी ट्यूब में अपन बोल सकते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन। और नेक कैसे होगी, एक्सटेंशन या स्नीपिंग पोजीशन, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। देख लो सारी की सारी अपन पोजीशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लिए। एथिक्स के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिए। मोस्ट कॉमन साइड फॉर लंबर पंक्चर फॉर चाइल्ड के लिए लंबर पंक्चर की साइड मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, इन्फेंट्स के लिए होती है L4 एंड L5 बिकॉज क्योंकि इन चाइल्ड और इन्फेंट स्पाइनल कोड एंड्स एट L3 और L4 लेवल पे स्पाइनल कोड खत्म हो जाती है। नोट सेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। L2 और L3 आपकी होती हैं अडल्ट के लिए। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स, एक नर्स है कितने टाइम पे वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क पेशेंट को दिया जा रहा है और नर्स को क्या करनी है, रिकॉर्ड करना है ओरल टेम्परेचर को। तो उसके 20 से 30 मिनट बाद में अगर पेशेंट को कोल्ड मिल्क दिया है, अगर आपको टेम्परेचर लेना है तो उसकी कोल्ड मिल्क के 20 से 30 मिनट्स आप बाद में ओरल टेम्परेचर को ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है, जिप में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी के डीएसएसबी में 100 to 1% ये पूछा जाएगा। आपकी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क देने के बाद में फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर कितने मिनट बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा, 20 to 30 मिनट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सर का आपको कंटेंट अच्छा लगता तो एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करना। द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर, देखो सिस्टोलिक हो गया, डायसिस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर का नॉर्मल रेशियो कितना होता है, 3:2:1। नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक हो गया रेशियो, डायसिस्टोलिक रेशियो, पल्स प्रेशर तो कितना होता है 3:2:1 रेशियो। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक और पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक और पल्स प्रेशर का रेशियो नॉर्मल कितना होता है 3 रेशियो या अनुपात बोल सकते हो 3:2:1। एक कप दैट इज टू नैरो, एक कप प्रेशर है आपका, जैसे बीपी का कप होता है ना, वो बीपी का कप एक टू नैरो है, विल प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग फॉर द पेशेंट्स बीपी, पेशेंट्स की बीपी लेते टाइम में
उसका बीपी कब क्या है, नैरो है, तो कौन सी रीडिंग आपको मिलेगी वहाँ पे, तो फॉल्स हाई रीडिंग मिलेगी। DSSB देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बीपी का क्या है, टू नैरो है तो फॉल्स आपकी हाई रीडिंग आएगी, और टू लूज होगी तो फॉल्स हाई रीडिंग आपको होगी। और ये अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा लार्ज है, टू लार्ज, तो आपकी फॉल्स लो रीडिंग आएगी। इसमें 3 टाइप से होते हैं, मैंने अभी तीनों को बता दिया है। टू नैरो हो गया, टू लार्ज हो गया, और अपन बोल सकते हैं टू वो लूज वाला, और टू टाइट के लिए आपकी फास्ट हाई रीडिंग आएगी। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर कितना होता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस, तो आपका 36.0 से 36.4 डिग्री सेल्सियस आपका कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर होता है। डियर फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे पॉइंट है, तो 36.0 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस आपके कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर होता है सर। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हीट स्ट्रोक यूजुअली अकर्स एट टेम्परेचर अराउंड, हीट स्ट्रोक का टेम्परेचर कितना होता है, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस। DSSB आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो। तो ये पूछा गया है, तो अब की बार ये 100 to 100% पूछा जाएगा, कोई सी भी शिफ्ट हो। तो ध्यान रखना 36.0 से 36.40 आपका कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर होता है, और हीट स्ट्रोक का कितना होता है, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन, जो लोकल कोल्ड एप्लीकेशन होता है, ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द बॉडी, इसमें हीट को ट्रांसफ़र बॉडी के द्वारा हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, को कंडक्शन मेथड के द्वारा वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। साइडेक्स सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड एवरी 14 डे। प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, साइडेक्स को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। आपके 2020 में आया था नोट सेट में, साइडेक्स सॉल्यूशन शुड बी चेंज आफ्टर 14 डेज, या बोल सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 14 डेज के बाद में चेंज करना है, एवरी 14 डेज में चेंज करना है, और एवरी 14 डेज के बाद में डिस्कार्ड करना है, तीनों कंडीशन दे सकता है। द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, कौन से सॉल्यूशन को यूज किया जाएगा जब डिसइंफेक्ट करेगा बेड लिनन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के बेड लिनन को अपन क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज में लिया जाएगा, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज में लिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड हो गया, यूरिन और हॉस्पिटल सेवाज इज, तो बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट को बेस्ट तरीके से कैसे अपन ट्रीट करेंगे, जैसा कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और हॉस्पिटल सेवाज हो गया, तो केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा उसको अपन ट्रीट करेंगे। देखो जैसे हॉस्पिटल में ब्लड की कंडीशन, ब्लड हो गया, मतलब आपकी सरफेस पे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और हॉस्पिटल सेवाज हो गया, तो केमिकल डिसइंफेक्शन वहाँ पे यूज में लिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, प्यारी सी कमेंट करें, क्योंकि हर एक अपडेट में आपको सबसे पहले देखने को मिलती हैं, और पेपर सॉल्यूशन भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करवाया जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं जो एग्ज़ाम में 100 to 1% आपके इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं DSSB में, तो प्ले लिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लें DSSB की स्पेशल क्लासेस और DSSB के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि वहाँ पे आपको DSSB पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। विच इज़ द बिगेस्ट डैम इन इंडिया, देख लो कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आगे, डैम से क्वेश्चन आते हैं, कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, आपकी कोई भी आपका सॉन्ग हो गया,
म्यूजिकली सिस्टम हो गया, उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो विच इज़ द बिगेस्ट डैम इन इंडिया, तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट डैम या अपन बोल सकते हैं लार्जेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, तो हिज डैम इज सिचुएटेड, द रिवर होगी भागीरथी पे वो डैम सिचुएटेड है, कौन सा होता है वो भाखरा नागल डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बीच में ये लोकेटेड हैं। तो सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट डैम इन इंडिया के अंदर भाखरा नागल बांध होगा आपका, जो भागीरथी नदी या रिवर पे बना हुआ है। वो स्टेट कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। देखो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं वहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सेकंड यहाँ से बनता है, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश देखने को एक मिलेगा और पंजाब भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये भाखरा नागल डैम बनाया गया है जो भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भाखरा नागल सबसे लार्जेस्ट इंडिया का बांध है या डैम है। हु इज़ द फर्स्ट डैम, हु इज़ द फर्स्ट डैम, सबसे पहला डैम कौन सा है, तो कलानी डैम बिल्ट अक्रॉस द कावेरी रिवर ऑफ तमिलनाडु इज़ द ओल्डेस्ट डैम, फर्स्ट डैम इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला डैम कौन सा है, तो कलानी डैम कहाँ पे बना हुआ है, कावेरी नदी पे। कावेरी नदी कहाँ पे, तमिलनाडु में सबसे पहले ये बांध बना हुआ है। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम कहाँ पे लोकेट है, तो चाइना में होगा, कौन सा होगा, थ्री जॉर्ज डैम, चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम होगा, द थ्री जॉर्ज डैम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। इंपॉर्टेंट है, डैम से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में देख लेना आप, डैम से क्वेश्चन पूछा गया था, डैम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, पेपर सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप कमेंट करके बताओगी तो मैं उसके लिए भी वीडियो अच्छी तरीके से लेके आऊँगा। पूरा का पूरा 2019 का अपन 200 क्वेश्चन पर शिफ्ट के अपन करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा होगा, द हीराकुंड डैम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट डैम, वो बिगेस्ट था, अपन बोल सकते हैं लार्जेस्ट। यहाँ पे लॉन्गेस्ट डैम सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। विच इज़ इंडियाज स्मॉलेस्ट डैम, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डैम कौन सा है, तो चेरुथोनी डैम केरला में है। तो चेरुथोनी डैम कैसे भी करके याद रखना इनका नाम, चेरुथोनी डैम केरला में है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर स्मॉलेस्ट डैम कहाँ है, कौन सा है, द इंक्स डैम इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट डैम। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट डैम कौन सा है, द इंक्स डैम। डियर फ्रेंड्स, नॉन नर्सिंग के पेपर को आप, नॉन नर्सिंग के पेपर आए 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसको आप बाई लैंग्वेज में पढ़ना, दोनों लैंग्वेज में पढ़ना इजी रहेगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नागल बांध आपका सतलुज नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपकी सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बांध कौन से नदी पे बना हुआ है और कौन सा बांध कहाँ पे लोकेट है। सारे के सारे बांध इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इनमें से इम्पोर्टेंट बांध को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, सतलुज नदी पे, सतलुज रिवर पे। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है, चंबल नदी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है, फरक्का बांध गंगा नदी पे लोकेटेड। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है, तो रावी नदी पे। रणजीत सागर बांध किस नदी पे है, रावी नदी पे। तो फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर। रणजीत बांध सागर किस नदी पर है, तो रावी नदी पे। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, भाखड़ा नागल बांध सबसे पहले डिस्कस कर लिया, किस नदी पे हैं, सतलुज नदी पे डिस्कस कर लिया है। लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है, लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है।
लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। मैंने अभी बताया था, मतलब बांध के क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, या तो उस बांध का नाम दे देगा कि ये बांध कहाँ पे है, या फिर ये बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, उस नदी का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इनको याद करके जाना। तो लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलमट्टी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा रिवर पे अलमट्टी बांध बना हुआ है। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड महानदी पे बना हुआ। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना गया है? महानदी पे। हीराकुंड बांध कौन सा था कि आपका सबसे लॉन्गेस्ट था ना, बिगेस्ट था ना, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट था हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसकी जगह इंपॉर्टेंट है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। विश्व का सबसे लंबा, विश्व का बोल रहा हूँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। चेन्नई बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो महानदी पे चेन्नई बांध का निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे ब्लॉगर अकाउंट पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो सारे के सारे आपको वहाँ पे अपडेट्स सबसे पहले मिलती हैं। और यहाँ पे भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा आपको पेपर सॉल्यूशन लगा है। एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना। DSSSB के बारे में ऑलरेडी अपन ने 5th से 6th के पेपर सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में भी अपन ने इम्पोर्टेंट MCQs भी किए हैं, करंट अफेयर्स भी किए हैं, और रीजनिंग मैथ्स भी अपन किए हैं। तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।